अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के क्या हालात हैं? और आपके लिए रिमाइंडर का तो हमेशा मैं अपने व्लॉग में बता देता हूँ। छोटे छोटे रिमाइंडर्स होते हैं मेरे पास। एक तो रिमाइंडर ये है कि हमारे लिए अपने दुआओं में जगह ज़रूर रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। और दूसरी बात जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए दुआ करना है जो इस दुनिया में नहीं है, रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद दूसरा जो रिमाइंडर है छोटा सा, वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मौसूल होते रहेंगे। इसके बाद इस्लामाबाद में आप लोगों को पता है, पहले व्लॉग्स में भी बताया गया है, जो वज़ीर ख़ारिजा जो जमा हुए हैं, वज़रा जो हैं, ख़ारजाई मीटिंग हो रही है। इसमें बहुत सारी खबरें निकल रही हैं और बहुत सारी खबरें निकलने वाली हैं। इनमें खबरें अबनाए हुमस के बारे में भी है। बाज़ रवायात हैं, बाज़ लोगों का ख्याल है कि अबनाए हुमस को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। न्यूट्रल वेन्यू अगर होगा, न्यूट्रल किसी के हवाले करना हो तो पाकिस्तान सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो वर्ल्ड वाइड एक रेवोल्यूशन लेके आ रही है। एक ज़बरदस्त सफारतकारी है, टेलीफोनिक सफारतकारी कह सकते हैं इसको। वो बहुत ही कमाल की सफारतकारी, ये जो ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंग हुई उसके बाद उन्होंने शुरू किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की तरफ से जितनी मेहनतें की हैं, उनकी जितनी मतलब तारीफ़ की जाए कम है। तो पाकिस्तान सिफारती हिसाब से एक रेवोल्यूशन ज़रूर ले आएगा और अगर अबनाए हुमस पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया जाएगा तो फिर ये मशहत के हिसाब से भी एक रेवोल्यूशन होगा एशिया के लिए, पाकिस्तान के लिए। इसके बाद खबरें बहुत सारी हैं, एक एक करके मैं सब आपको बता देता हूँ। ईरान अमेरिका के 15 नुकात मान गए, क्या किस तरह हैं आगे बता देंगे। कतरी मीडिया पर हमला हुआ है। ईरानी हमले अरब पे भी जारी हैं। अरब का बहुत नुकसान हुआ, अरब एक लिहाज से तबाह हो चुका है। ईरान ने एटम बम बनाने का अंदिया दिया है, ईरान एटम बम बनाएगा। इसके बाद ईरानी मिज़ाइल का तिल बैब में हमलों और ख़तरनाक आग की और मिज़ाइलों की क्लस्टर मिज़ाइलों की बारिश जारी है। आग और धुआं उठ रहे हैं। ये इसराइल के ऊपर, जितने भी इसराइल के शहरों के ऊपर मिज़ाइलें इसराइल अमेरिका ईरान की तरफ से जो बरसाए जा रहे हैं वो बहुत नुकसान दे रहे हैं, बहुत नुकसान दे रहे हैं, ख़तरनाक नुकसान है। ये बहुत तबाहकुन हालात हैं इसराइल के। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के ऊपर ख़तरनाक हमले किए हैं और ख़तरनाक मिज़ाइल शुरू किए हैं। इसके बाद उनके पास जो मिज़ाइल्स हैं उनका ज़बरदस्त ख़तरनाक स्टॉक है हिजबुल्लाह के पास। इसके बाद रशिया ने 1 अप्रैल से तेल बंद करने का ऐलान किया है, जबकि रशिया को ट्रंप ने अलाउ किया था कि आप अपना पेट्रोल डीजल खरीद बेच सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वो 1.5 बिलियन की ज़्यादा कमाई कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से जितनी भी हमारी रिफाइनरीज है उनकी ऑयल बंद किया जाएगा। अगर ये हुआ तो फिर क्राइसिस पीक पे पहुंच जाएंगे, दुनिया खौफ का शिकार है और ये महंगा हो जाएगा और जो पेट्रोल है वो तकरीबन $200 फ़ी बैरियल तक जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान है इस मामले में। चाइना से जितनी भी चाइना की पेट्रोल है या चाइना को पेट्रोल जाता है वो अपने हुर्बत से होता हुआ और इन रशिया और इन साथ साथ ममालिक से जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होगा वो यूरोप होगा, क्योंकि यूरोप की गैस और ऑयल जो है वो रशिया से डिलीवर हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर रशिया तो डूब जाएगा, रशिया बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद तकरीबन 30 दिन हुए जंग के। 30 दिनों में ईरान ने जो कमालात किए हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं और अमेरिका की जितनी भी बमबारियाँ हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। बहुत सारी चीज़ें
आप लोगों के सामने। इसके बाद 30 दिन में जितनी भी कंपनीज़ को नुकसान हुई है, स्पेशली फ़्लाइट्स कैंसिल होकर जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे छोटी जो कंपनीज हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगी, पॉसिबली मिट जाएंगी। इसमें फिर छः जो ममालिक हैं उनकी तकरीबन जो तरसील होती है वो अपना हुर्मस से होती है, अपना हुर्मस क्रॉस करके जाते हैं। इनका मेजॉरिटी जो ट्रैफिक है वो वहाँ से क्रॉस होता है। इराक़ है, कुवैत है, बहरीन है, लबनान है, इनको मुकम्मल ज़ीरो हो गया है ट्रैफिक, मुकम्मल ज़ीरो। फ़्लाइट ट्रैफिक भी मुकम्मल ज़ीरो है, अपने हुर्मस से क्रॉस होने का ट्रैफिक भी मुकम्मल ज़ीरो है। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो बहरीन का मुकम्मल ज़ीरो है, लेबनान का मुकम्मल ज़ीरो है, ईरान का मुकम्मल ज़ीरो है, इराक़ का मुकम्मल ज़ीरो है, कुवैत का मुकम्मल ज़ीरो है। इसके बाद दुबई है, दुबई का ऑन ऑफ कंटिन्यू है, लेकिन उसका भी ज़ीरो बराबर है कि ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद अमेरिका की इराक़ में जो कब्ज़ा करने का जो एक प्लान था वो भी तो हो गया है। इसके बाद 10,000 फ़ौज चाहिए ज़्यादा अमेरिका को, वो कहाँ से ले आएगा उसकी भी हम आपको बता देते हैं, बात करते हैं इसके बारे में भी। इसके बाद ईरान एटम बम बनाएगा। वो एटम बम कैसे बनाएगा? ईरान के अंदर बाज़ लोगों को ख्याल है कि एटम बम कन्फर्म बनना चाहिए, और ये एटम बम का जो एक बनने का अमल था वो आयतुल्लाह खामनेई साहब ने रोका था। आयतुल्लाह खामनेई साहब ने ये बोल के रोका था ये इंसानियत के लिए ख़तरा है, इसी वजह से हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अब उनकी तरफ से ये अंदिया दिया जा रहा है कि अगर हमारे पास एटम बम होता या हो तो कोई भी मुल्क हम पे हमला नहीं करेगा, इसीलिए वो एटम बम बनाएंगे। ये अमेरिका को, आपको पता है अमेरिका को अमेरिका से ज़्यादा पागल बंदा चाहिए होता है, जो उससे ज़्यादा पागल होगा उस पर कभी छेड़ेगा नहीं, कभी हमला नहीं करेगा। आप लोगों के सामने मिसाल है शुमाली कोरिया का, कभी उसको जाके मैली आँख से देख नहीं सकता है, क्योंकि वो एक मैली आँख से देखेगा तो वहाँ से 200 मिसाइल फायर होते हैं, इसी वजह से उनसे ज़्यादा पागल होना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका को फ़ौजियों की कमी वाक़ हुई है, तो अमेरिका अपनी फ़ौजें बढ़ाने की तरगीब दे रहा है, उनमें भर्तियाँ कर रहा है। इसके साथ साथ ईरान का जो मसला है, ईरान के अंदर एटम बम के बाद, इसके बाद ईरान की जो नौजवान हैं उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाती है। 2-2 साल की ट्रेनिंग हर जो बंदा जवान हो जिसके पास NIC बने 18 साल के बाद क्रॉस करेगा तो हर बंदे को 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह अगर किया जाए तो ईरान की आबादी जो है वो तकरीबन 9 करोड़ है, और उनमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग शुदा है, 10 लाख से ज़्यादा ट्रेनिंग शुदा है। इसके बाद ईरान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मस को हम किसी को नहीं देंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें, हमारे पास ही रहेगा। अब ईरान हमारे ट्रम्प साहब ने ऐलान किया था कि ईरान हमारे 15 पॉइंट कम बेश माने हैं या मानते हैं। ईरान ने 15 नुकात नहीं माने हैं, ईरान 15 नुकात नहीं मानेगा, ये सिर्फ ट्रम्प साहब की एक बयान है। ईरान अपने हुर्मस को लेके ज़्यादा संजीदा है और वो अमेरिका के हवाले नहीं करेगा, ये कंफर्म है। अगर अमेरिका भी नहीं मानेगा, वो भी नहीं मानेगा, तो ये फिर किसके पास जाएगा ये भी बता देते हैं। इसके साथ साथ एक ब्लैक वाटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो बड़े लोग होते हैं, बड़े आर्मी के जो लोग होते हैं, ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, एक सिक्योरिटी कंपनी है। ये लोगों को सिक्योरिटी देती है, स्पेशली जो बड़े हैं, शाही ख़ानदान हैं, फौजी तनसीबात हैं बड़े बड़े बाहर के, उनको सिक्योरिटी देती है, इनके पास इनकी सिक्योरिटी होती है। ये बेसिकली अमेरिका की एक सिक्योरिटी कंपनी है। इस का नाम ब्लैक वाटर है। जो अफ़गानिस्तान में जब जंग हुई थी तब भी तो ये पाकिस्तान से होते हुए हम ईरान जाते थे। ये एक लिहाज से देखा जाए तो एक आज़ाद फ़ौज है और बहुत बड़ा एक पैसा रखने वाला मतलब सिक्योरिटी इदारा है। ये अरबों की इस वक्त जो सिक्योरिटी कर रहा है वो ब्लैक वाटर कर रहा है। इसके बाद जो ट्रम्प साहब ने कहा था हमें आर्मी चाहिए 10,000, वो हम लेंगे, आई थिंक सो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रम्प साहब ये ब्लैक वाटर से किराए के आर्मी उठाएगा, किराए के बंदे उठाएगा और फिर वो ला के ईरान पे काबिज करने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो। इसमें ज़्यादातर जो आर्मी या ज़्यादातर जो सिक्योरिटी है वो युगांडा से है। युगांडा के अभी भी भर्ती हो रहे हैं, ब्लैक वाटर में सबसे ज़्यादा लोग युगांडा के हैं।
اس کے بعد تہران میں ایک میڈیا ہے، قطر کا میڈیا نیٹ ورک تھا عربیہ کے نام سے، اسرائیل نے اس کو بھی ہٹ کر دیا، کیونکہ اسرائیل کو کچھ ہٹ کرنے کے لیے نہیں ملتا ہے تو وہ کسی کو بھی ہٹ کر کے توڑ دیتا ہے، توڑ پھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی ہے 4 وزرائے خارجہ کا، خیال کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران سے بھی آئیں گے۔ تصور کیا جا رہا تھا کل پیر والے دن، آج پیر والے دن اور اتوار والے دن تصور کیا جا رہا تھا کہ اگر اتوار کی میٹنگ میں ایران اور امریکہ نہیں ہو تو پھر پیر والے دن کی میٹنگ میں ضرور ہوں گے، لیکن نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو معاملہ یہاں تقریباً حل ہوا ہوتا۔ اس کے بعد جو ابھی دوبارہ میٹنگ ہوگی نیکسٹ ویک کی پاسبلٹی تصور کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ویک میٹنگز ہوں گی۔ اس میں 3 وینیوز ہیں میٹنگ کے۔ اگر اسرائیل شامل ہوتا ہے، اگر اسرائیل شامل ہوتا تو یہ جو میٹنگ ہوگی وہ مصر میں ہوگا۔ ایگزیکٹلی مصر کے تعلقات اسرائیل سے زیادہ بہتر ہیں علاوہ ازیں کے۔ اس کے علاوہ اگر اسرائیل نہ ہو تو پھر ترکیہ میں پاسبلٹی ہے۔ ترکیہ اور اسرائیل کی ابھی یہ جو جنگ کنٹینیو چل رہا ہے، اس میں ایران نے ترکیہ کے اوپر بھی حملہ کیا تھا، ان کی امریکن جو انسٹالیشن ہے، جو ایئرپورٹس ہیں اس پر، تو پاسبلی یہ تانا وہاں ملے، اس لیے یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہاں میٹنگ رکھی جائے۔ اور جو 99% جو چانسز ہیں وہ پاکستان کا چانس ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں ایک ابھرتا ہوا ایک ستارے کی طرح کام کر رہا ہے، اور جو سفارتکاری ہے وہ کمال کی سفارتکاری ہے۔ ایک ریولیوشن ضرور آئے گی اس سفارتکاری میں، پاکستان کی ٹیلی فونک سفارتکاری میں، اور یہ ریکارڈ میں لکھا جائے گا، ورلڈ ریکارڈ میں، کہ پاکستان نے جو ٹیلی فونک سفارتکاری کی ہے اس میں کمال جو کر دیا ہے وہ ایک کمال ہی رہے گا۔ تو پاسبلی یہ جو میٹنگ ہوگی یہ دوبارہ اسلام آباد میں ہی ہوگی، جس میں ایران کے بھی سربراہان ہوں گے اور امریکہ کی بھی وائس پریزیڈنٹ ہوگا یا کوئی بھی ایک امریکہ کا بھی ہوگا، اور اس پر سب ایگری کریں گے۔ پاکستان میں جو میٹنگ ہوگی اس پر سب ایگری کریں گے اور سب مان لیں گے۔ اور دوسری بات یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ابنائے حرمس کو اگر امریکہ بھی نہیں مان رہا، ایران بھی نہیں مان رہا، تو پھر کسی نیوٹرل ملک کو دے کے سیکیورٹی کروانے کی بات آئے گی تو اس میں سب سے بیسٹ جو آپشن ہے وہ پاکستان کا ہے۔ آئی تھنک سو، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اگر ایسی بات ہوگی جنگ کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے پاس ابنائے حرمس کی سیکیورٹی آ جائے گی، پاکستان کے پاس ابنائے حرمس آئے گا، یہ تصور کیا جاتا ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی۔ اگر ویسا ہوگا، کیونکہ کسی بھی ملک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اس کی سیکیورٹی یا اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈالا جائے، تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر اگر آئے گا تو پھر یہ ایک معیشت میں ریولیوشن ہوگا، اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کے ثابت ہوگا یہ، اور بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ اس میں ایک تو جنگ رک جائے گی، یہ ایک ریولیوشن ہوگا، سب سے بڑا ٹیلی فونک سفارتکاری پھر مذاکرات کی، بہت بڑا ریولیوشن ہوگا۔ اس میں پھر جو جتنے بھی وہاں سے کیریئر کراس ہوں گے ان سے ٹیکس لیا جائے گا، پھر وہ ایران کو بھی دیا جائے گا، آئی تھنک سو تھوڑا امریکہ بھی لے گا، پھر پاکستان کو بھی ملے گا۔ اس میں سب لوگوں کا بھلا ہے، ٹریڈ جاری رہے گا اس میں، لیکن ایک خدشہ ہے اس میں، ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارے مودی صاحب ہیں نا اس کو بہت نقصان ہوگا، اور وہ پریشان بھی بہت ہوگا۔ ٹیکس تو اس سے لے کے کیریئر چھوڑ دیے جائیں گے، لیکن پریشان بہت ہوگا، کیونکہ پاکستان کر رہا ہے، پاکستان کا نام سنتے ہی اس کو مطلب اندر کے جھٹکے لگتے ہیں، اسٹروک لگتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس طرح پاکستان کے ہاتھ میں آئے گا تو مذاکرات کا جو ایک راستہ ہے وہ ہموار ضرور ہوگا۔ اس میں یو اے ای بیچ میں تھوڑا رجسٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ہے بس، تو ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ تو ایک حکومتی بہت ہی کامیاب اور بہت ہی سینئر رہنما اس وقت یو اے ای میں ہے، وہ ان سے مذاکرات اور وہ ان کو راضی کرانے میں پہ بات کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ تو پھر انشاءاللہ جو مذاکرات ہیں وہ تو یا تو ہو کے رہیں گے اور ذمہ داری پاکستان کے اوپر آئے گی۔ اگر پاکستان کے پاس امریکہ بھی نہیں مانتا یا ایران نہیں مانتا ہے، کسی کا کوئی ایک نہیں مانتا، تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے نہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب جس طرح کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ ایک آخری حملہ ایران کے اوپر کر کے جو 7 جزیروں کی میں نے بات کی تھی ان کو قبضہ کرنے کے چکر میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ولاگ ہے یہاں تک میرا ختم ہے، پھر اس کے بعد جو آنے والا جو ولاگ ہوگا اس میں کیا ٹرمپ صاحب کے بیانات ہوتے ہیں، جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں، اس کے بعد میٹنگ کی اصل کہانی کیا اندر سے ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹ ہم بتا دیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔